है ना। अब बोले कि अर्थ बन गई। अब अर्थ बनी तो अर्थ बनी कब, कैसे पता चलेगा, इसकी उम्र क्या है ना। तो अब ये कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, उसकी आयु कितनी है। सटीक रूप से तो हम आज ये नहीं बता सकते। देखो आज हम ये सटीक रूप से नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कितने साल पुरानी पृथ्वी की आयु है। आज से 50 साल पहले अगर आप अपने गांव में, आज से 50 साल पहले अगर आप ये बात करो कि पूछते हो ना कि दादाजी पापा जी का जन्मदिन कब है, या मम्मा दादी जी से पूछते हो तो बोलते हैं भाई जन्म कब हुआ, डेट तो याद नहीं। कह रहे कुछ तो याद होगी, हाँ कुछ सावन का महीना था, है ना, और या चैत्र का महीना था, जेठ का महीना था। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी भाई, है ना, उतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी उस दिन, है ना। और पड़ोस में किसी के यहां शादी भी थी, समझ गए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, सटीक रूप से नहीं पता। मोटा मोटा बस फिर महीने के हिसाब से फिर क्या करते हैं, जिनको अपना जन्म दिवस याद नहीं रहता, मंथ जैसे तैसे करके महीना याद कर लेते हैं, महीने तक तो पहुंच जाते हैं भाई, जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ। अब फिर बोलते हैं भाई इनमें से तेरे को जो बढ़िया लगे वो तारीख चुन ले, वही तेरा जन्मदिन है। ऐसे ही होता था पुराने टाइम पे, ठीक है। आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना तक बता सकते हैं, आप जनवरी में जौन सा दिन तेरे को सही लगे वो तेरा जन्मदिन। ऐसा होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की आयु की गणना में खगोलीय साक्ष्य और भूवैज्ञानिक साक्ष्यों का आप कैसे उम्र डिसाइड करें। आप बोलोगे सर कुछ तो बताओ, कम से कम दादाजी ने दादी जी ने ये तो बता दिया था उस साल जेठ का महीना था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, उतना गर्मी कभी नहीं पड़ी थी, पड़ोस के यहां किसी के यहां शादी भी थी, इतना तक तो बता दो। तो हाँ इतना हम कर सकते हैं पृथ्वी के बारे में, हमारे पास कुछ साक्ष्य है, कुछ साक्ष्य है हमारे खगोलीय और कुछ साक्ष्य है भूवैज्ञानिक साक्ष्य, ठीक है। तो खगोलीय साक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, जितना सूरज की और अन्य तारों की आयु है, तो हमें वो बिग बैंग वाला प्रोसेस पता चल गया कि जो बिग बैंग विस्फोट कब हुआ, जब वो विस्फोट हुआ, जब हमारा तारा बना तो उसी के आसपास हमारी अर्थ भी बनी होगी। एक तो एविडेंस हमारे पास ये है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को उतना काम नहीं आएगा। तो यूपीएससी, हाँ लेकिन ये मैंने लिखा क्यों, यूपीएससी आपको लिख सकता है स्टेटमेंट, यूपीएससी आपके सामने प्रश्न लिख सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या आयु के साक्ष्य, उसमें दे देगा नीचे 1 2 3 4 5, इनमें से पांचों चारों नाम लिख देगा। उपयुक्त में से किस साक्ष्य के आधार पर, किस साक्ष्य को पृथ्वी की आयु को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइप का आ सकता है। अगर ऐसा पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है, मैं पेपर बनाता तो शायद किसी ना किसी साल ऐसा मैं कुछ पूछ लेता, ठीक। यूपीएससी पूछे ना पूछे, मेरा उद्देश्य है आपको बताने का। तो खगोलीय साक्ष्य में सूर्य और अन्य तारों की हम एज है, उससे हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा की एज और ज्वारीय प्रभाव, चंद्रमा और ज्वारीय प्रभाव। बात कुछ हजम नहीं हुई सर, बात कुछ ऐसे हजम होगी, सुनो छोटा सा एक स्टोरी सुना देता हूं। हमने ज्वार भाटा पढ़ा और ज्वार भाटा में हमने देखा था कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है, तो वो ज्वारीय प्रभाव पैदा करता है। अब उस ज्वारीय प्रभाव से क्या लगता है, ट्रैक्शन, एक रगड़ प्रभाव होता है अर्थ के ऊपर। तो कह रहे हैं जब चंद्रमा बना होगा, आज जितनी दूरी पर है, शुरुआत में वो उतनी दूरी पर नहीं था, जब वो पृथ्वी के नजदीक रहा होगा तब उसका ज्वारीय प्रभाव ज्यादा था। तो हम कुछ चंद्रमा की डिस्टेंस और उसका जो टाइडल फोर्स है उसको कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ हम निकाल सकते हैं। तो एक परिकल्पना ये है कि चंद्रमा की आयु और उसके ज्वारीय प्रभाव के आधार पे हम कैलकुलेट कर ले, लेकिन बड़े टफ है भाई, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ये क्या होगा, सागर के अंदर लवणता, समुद्र के अंदर जो लवणता का डिपोजिशन है, हम ये देख सकते हैं वो कब से और डिपॉजिट हो रही है, और या आज जितनी लवणता है उतनी लवणता डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगा होगा। उसके बाद जो हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, और रॉक्स बन रही है, डिपोजिशन हो रही है, और उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। तो आप जानते हो इन सब में से हमारे पास जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक आधार है वो है रेडियो एक्टिविटी। इसके आधार पर आप जानते हो कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनकी नेचर्स होती है, उनके जो गुण होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इनके चट्टानों के अंदर जो हम रेडियो एक्टिव जो उनके एलिमेंट है, उनको स्टडी के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इतनी उम्र रही होगी। तो अगर आपसे यूपीएससी कभी भी पूछ ले
कि पृथ्वी की आयु को कैलकुलेट करने का मोस्ट साइंटिफिक आपके पास आधार क्या है? रेडियो एक्टिविता, रेडियो धर्मिता। याद रहेगा ये? जल्दी से बताओ। तो क्या कहता है ये, क्या कहता है ये? तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्य है हमारे पास रेडियो एक्टिविता। तो शैलो की आयु यानी कि रॉक्स है ना, रॉक्स की आयु को जानने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है ये, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो एलिमेंट्स है, उनका जो रूपांतरण है बड़ा स्लो रेट से होता है, बहुत धीमी गति से होता है। तो इनका रूपांतरण बहुत धीमी गति से होता है, और सबसे बड़ी बात, इन पे तापमान का, दाब का या किसी बाहरी वस्तु या शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा मोस्ट साइंटिफिक एविडेंसेस, तो अभी तक हमें जितनी भी रॉक्स मिली है और जितनी भी रॉक्स के अंदर हमने रेडियोधर्मी गुणों को स्टडी किया है, उसके आधार पे जो आयु निकल के आती है वो 200 करोड़ से 300 करोड़ साल पुरानी है। 200 से 300 करोड़ वर्ष पुरानी हमें आयु का पता, जितना भी हमने स्टडी किया अभी तक रॉक्स को, तो हमें यह पता चला है कि 200 से 300 करोड़ साल उम्र अर्थ की होनी चाहिए। समझो बेटा, ये बहुत साइंटिफिक आपकी स्टडी है। रेडियो धर्मिता के आधार पे आपने ये तय करने की कोशिश की। तो बफरिंग हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं हो रहा। तो विभिन्न युग में निर्मित आपकी चट्टानों में रेडियो धार्मिक तत्वों के रूपांतरण से हमने जो स्टडी किया वो 200, इसको 200 से 300 कर लेना बेटा, 200 से 300 करोड़, ये लिख लेना, इसको काट के 200 से 300 करोड़ वर्ष हमने उम्र आकी है।